ठंड में जमीन के अंदर 5 जुगाड़ू बहू की 5 तरह की खेती। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर एक गांव बसा था, शीतल घाटी गांव, जहां कड़ाके की ठंड पड़ती थी। आज कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, बाहर तो बर्फ गिर रही है। पता नहीं हमारे पति विदेश में कैसे काम कर रहे होंगे। अरे विदेश में इतनी ठंड नहीं पड़ रही होगी, हम तो पहाड़ी इलाके में रहते हैं ना, इसीलिए हमें ज्यादा ठंड लगती है। अरे फटाफट काम कर लो, उसके बाद घर में बैठकर हीटर सेकेंगे। तभी वहां पर उनकी सास आती है। बाहू, तुम लोग क्या कर रही हो? तुम्हारा काम हुआ नहीं रसोई का? गीजर तो ऑन कर लिया था ना? हाँ मम्मी जी, हमने गीजर ऑन कर लिया था, हम गर्म पानी से ही काम कर रहे हैं। अब खाना बनाकर पांचों ही बहू डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती हैं। पांचों बहू अपने सास ससुर के साथ खाना खाती हैं। खाना तो बहुत अच्छा बना है बहू। ठंड में ये पालक पनीर पराठे बैंगन का भरता खाकर मजा आ जाता है। हाँ बहू, खाना तो बहुत अच्छा है। वैसे पता नहीं विदेश में हमारे बेटे अच्छा खाना खाते भी होंगे कि नहीं। अरे विदेश की कंपनियां एम्प्लॉयज को रखने की जगह और खाना सब कुछ देती है, और अभी ठंड है तो अभी तो सबके कमरे में हीटर भी लगा होगा। अगर ऐसा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब सबको खाना खिलाने के बाद पांचों ही बहू रसोई में आकर साफ सफाई करती हैं। तभी अचानक से रसोई की खिड़की खुलती है, जिससे बाहर पहाड़ों से ठंडी हवा टकराकर रसोई के अंदर आ रही होती है। अरे बाबा, ये खिड़की कैसे खुल गई? इसे बंद करो। मेरी तो हालत खराब हो रही है। जीजी अभी बंद करती हूँ खिड़की। अब खिड़की बंद करके पांचों ही बहू रसोई का काम खत्म करके बाहर आती हैं, जहां गीता हीटर जलाकर बैठी होती है। आ गई तुम पांचों, चलो हाथ सेक लो, फिर मैं अपने बेटों को वीडियो कॉल करूंगी। अब गीता अपने बेटों को फोन करती है और पांचों बेटे एक साथ अपनी माँ और पत्नी से बात करते हैं। कैसे हो तुम लोग? और वहां तो बहुत ठंड पड़ रही होगी ना? हाँ, तुम लोगों के बदन पर इतने सारे कपड़े, गरम टोपी, शॉल देखकर तो लगता है कि पहाड़ों पर बहुत ठंड पड़ रही है। हाँ बेटा, बहुत ठंड पड़ रही है। और बताओ, तुम्हारा काम धंधा वो सही चल रहा है ना? माँ, काम धंधा तो अभी कुछ ठीक चल नहीं रहा है, पैसों की भी दिक्कत हो रही है। हाँ सही कहा। और माँ, इस बार मुश्किल है कि आप लोगों को महीने का खर्चा भेज पाएंगे। आप सब अपने सेविंग से ही इस महीने चला लेना घर। हाँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब संभाल लेंगे, थोड़ी बहुत सेविंग्स हैं। अब पांचों ही पत्नी अपने पति से बात करके अपने अपने कमरे में आराम करने जाती हैं। अगले दिन पांचों ही बहू बर्फीली हवाओं में पथरीली रास्तों से गुजरती हुई बाजार आती। कितनी ठंड हो रही है बाहर, जल्दी जल्दी सब्जियां लो और घर चलो। हाँ तुम ठीक कह रही हो। अब पांचों ही बहू सब्जी लेकर घर आती हैं। तभी गीता देखती है कि उसकी पांचों बहू के नाक ठंड से लाल हो चुकी है। बाप रे, तुम लोगों की तो नाक ठंड से लाल हो रही है। आओ अंदर आकर हीटर के पास बैठो। तभी पांचों बहू हीटर के पास आकर अपना हाथ सेकती हैं। माँ जी, बाहर बहुत ठंड लगती है, हम घर के बाहर ही सब्जी क्यों नहीं उगा लेते हैं? बहू, सब्जी उगाने के लिए उपजाऊ मिट्टी और अच्छी जमीन की जरूरत होती है। हाँ, तुम्हारी सास ठीक कह रही है, और पहाड़ों पर तो सारा इलाका पथरीला है। अब पांचों ही बहू शांत हो जाती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और 1 महीना निकल जाता है, जिसके बाद पांचों बहू की सेविंग्स खत्म हो जाती है। पांचों बहू आकर अपनी सास से, माँ जी, हम पांचों की सेविंग्स पूरी तरीके से खत्म हो गई, घर का राशन भी खत्म है, मेरे पास भी पैसे नहीं है, रुको बेटों को फोन करती हूँ। गीता अब अपने बेटे को फोन करके घर की दशा बताती है। माँ, हम पांचों विदेश में फंस गए हैं, यहाँ पर काम ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है। हम अभी कुछ और महीने न तो पैसे भेज सकते हैं और न ही आ सकते हैं। ये सुनकर घबराती हुई गीता फोन रख देती है। जगदीश सारी बातें सुन लेता है। कोई बात नहीं, हो सकता है शहर में स्ट्राइक चल रही हो, मैं कोई काम ढूंढ लूंगा, तुम सब घबराओ मत। अब जगदीश पहाड़ों पर पत्थर तोड़ने का काम ढूंढ लेता है, लेकिन उन पैसों से घर ठीक तरीके से नहीं चल पाता है और आर्थिक स्थिति अब पांचों ही बहू की पूरी तरीके से खराब हो जाती है। पता नहीं हमारे हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई। सच में हमारे घर में खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। अदिति इतना कहती है कि तभी रसोई की खिड़कियों से पहाड़ों की गड़गड़ की आवाज आती है, जैसे कोई चट्टान डगमगाने वाली हो। हे भगवान, बाहर का मौसम इतना विकराल क्यों हो रहा है? मुझे तो डर लग रहा है। मुझे भी डर लग रहा है, चलो माँ जी के पास चलते हैं। अब पांचों ही बहू डरते डरते अपने सास के पास आती हैं। माँ जी, पहाड़ों का मौसम इतना खराब क्यों हो रहा है? बार बार पहाड़ों के गड़गड़ाने की आवाज आ रही है और बाहर हवा भी काफी बर्फीली चल रही है। मेरा तो जी घबरा रहा है, बेटे भी पास में नहीं है।
चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा हमारे साथ। जगदीश इतना कहता है कि तभी उनका घर तेजी से हिलता है और दीवारों पर टंगी तस्वीर, मेज पर रखा गिलास और सोफा तेजी से पलट जाता है। अब पांचों बहू तेजी से चिल्लाती हैं। माँ जी, मैंने कहा था ना पहाड़ डगमगा रहे हैं। देखिए हमारा घर कैसे हिल रहा है, ये टूटने वाला है माँ जी। मुझे अपने घर में एक अजीब सी कंपन महसूस हो रही है। माँ जी, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ हमारी जान को खतरा हो सकता है। जागृति इतना कहती है कि तभी ऊपर की दीवार पर लगा पंखा जगदीश के सिर पर आकर गिरता है। स्नेहा डर के चिल्ला उठती है। पापा जी आप ठीक तो है ना? मम्मी जी यहाँ से जल्दी चलिए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। अब पांचों बहू जैसे तैसे अपनी सास ससुर को लेकर घर से बाहर निकलती हैं। बाहर तेज तेज आंधी तूफान और बर्फ के गोले गिर रहे होते हैं। साथ ही बड़े बड़े खतरनाक पत्थर ऊंची पहाड़ियों से लुढ़कते हुए उनकी ओर आ रहे होते हैं। चारों तरफ घर टूट कर गिर रहा होता है। हे भगवान, ये कैसा भयानक मंजर है। कभी नहीं सोचा था कि अपनी आंखों के सामने अपना घर टूटता देखूंगी। भगवान, तूने तो हमें बेघर ही कर दिया। अब मैं अपनी पांचों बहू को लेकर कहाँ जाऊंगा? पापा जी माँ जी शांत हो जाइए, हम यहाँ आसपास किसी से मदद मांगते हैं। अब पांचों ही बहू बर्फीली हवाओं में ठंड से कांपती हुई लोगों से मदद मांगती हैं। हमारी मदद कर दीजिए, पहाड़ों के टूटने से हमारा पक्के ईंटों का मजबूत घर टूट कर बिखर गया है और हम बेघर हो गए हैं। बाहर का मौसम भी कुछ ठीक नहीं है। जी आप हमारी मदद कर दीजिए, आपकी बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे सास ससुर ठंड से कांप रहे हैं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम्हारे इतने लंबे चौड़े परिवार को रहने के लिए पनाह दूं। ये सुनकर पांचों ही बहू निराश हो जाती हैं और वहां से वापस अपने सास के पास आती हैं। माँ जी, हमें कोई पनाह नहीं दे रहा। अब हमें खुद भटक कर अपने लिए रहने की जगह ढूंढनी होगी। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है। अब पांचों ही बहू अपने सास ससुर को लेकर दर दर भटकती हैं, लेकिन दूर दूर तक उन्हें कोई जगह रहने को नहीं मिलती। चलते चलते वो एक बहुत घने जंगल की ओर आ जाती हैं, जहाँ ठंडी हवाएं उनके बदन को चीर रही होती हैं। मेरे बेटों को फोन करो ना, वो जरूर कोई रास्ता बता देंगे। मम्मी जी, आपको क्या लगता है कि हमने उन्हें फोन नहीं किया होगा? हम उन्हें कब से फोन करें, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। हाँ बहू, ठीक कह रही है। पहाड़ी इलाकों पर नेटवर्क की दिक्कत होती है। चलो हम थोड़ी दूर आगे चलते हैं। अब धीरे धीरे सड़क पर तेजी से कोहरा गिरने लगता है, जिस वजह से किसी को रास्ता ठीक तरीके से नहीं दिख पाता और चलते चलते अचानक जागृति का पैर फिसल जाता है और वो झाड़ी जैसे पहाड़ों से लुढ़कते हुए न जाने कहां जाकर गिरती है। चार बहू तेजी से चिल्लाती हैं। माँ जी जागृति न जाने कहाँ गिर गई है। मुझे तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अरे कोई है, कोई हमारी मदद करो। मेरी बहू पहाड़ों से लड़खड़ा कर न जाने कहाँ गिर गई, कहीं वो खाई में न गिर गई हो। अब पूरा परिवार जागृति को आवाज देते देते उसे चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। जागृति, कहाँ हो तुम? क्या तुम्हें हमारी आवाज आ रही है? जागृति, कहाँ हो तुम? जागृति, कोई तो रिस्पॉन्स करो, तुम कहाँ हो? मुझे तो लगता है जागृति कहीं दूर जाकर गिरी है और वो हमारी आवाज नहीं सुन पा रही है। दूसरी तरफ जागृति लुढ़कती हुई एक मिट्टी के सुरंग में पहुंचती है। वो मिट्टी का सुरंग काफी गहरा, ऊंचा, चौड़ा और लंबा होता है। ए भगवान, ये मैं तो मिट्टी की गुफा में आ गई हूँ। कोई है, मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो, यहाँ बहुत अंधेरा है। अदिति, स्नेहा, राधिका, माँ जी, पापा जी, कोई तो मुझे बाहर निकालो। जागृति ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी उस मिट्टी की सुरंग की ओर से गुजरता जागृति का परिवार जागृति की आवाज को महसूस करता है। माँ जी, अभी यहाँ से जागृति की आवाज आई। मैंने अभी उसकी आवाज को महसूस किया है। जागृति, तुम यहाँ आसपास हो क्या? हाँ, मैं यहाँ हूँ, इस मिट्टी के सुरंग में। ये बहुत लंबा चौड़ा और फैला हुआ है। हाँ, यहाँ से आवाज आ रही है। अब आवाज को महसूस करते हुए सारा परिवार उस मिट्टी के सुरंग की तरफ पहुंचता है और धीरे धीरे सब जागृति के पास पहुंच जाते हैं। अब पूरा परिवार मिट्टी का वो गहरा, लंबा, ऊंचा, चौड़ा सुरंग देखकर आश्चर्यचकित होता है। बाप रे बहू, तू यहाँ इस मिट्टी की सुरंग में जाकर गिरी थी? वैसे मिट्टी का सुरंग तो काफी गहरा है और यहाँ ठंड भी कम लग रही है, यहाँ गर्माहट है। हाँ, सही कहा माँ जी आपने। वैसे जागृति, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा हाथ और पैर में चोट लग गई है।
चलो भगवान का शुक्र है चोट ज्यादा नहीं लगी। वैसे माँ जी मैं क्या सोच रही थी कि बाहर ठंड बहुत कड़ाके की पड़ रही है और यहाँ तो थोड़ी बहुत गर्मी है, क्यों ना जब तक हमें घर नहीं मिल जाता तब तक हम मिट्टी के सुरंग में ही रहें। हाँ ये ठीक रहेगा, ठंड से खुद को बचाने के लिए। अगर हम सबको यहीं रहना है तो मेरे पास एक जुगाड़ है, क्यों ना हम यहाँ पड़े इस विशाल मिट्टी से अपने मिट्टी का घर बना ले। जुगाड़ गलत नहीं है और मैंने तो बचपन में कई बार पापा के साथ मिलकर मिट्टी का घर बनाया है। हाँ और हम घर के बाद इसी मिट्टी से मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के बर्तन भी बना लेंगे। राधिका इतना कहती है कि तभी अदिति की नजर मिट्टी में उगे सुनहरे मशरूम की तरफ जाती है। स्नेहा, ईशा, राधिका, जागृति, वो देखो वहाँ पर मशरूम उगे हुए हैं। अदिति मशरूम को तोड़कर अपनी सास के हाथ में थमा देती है। अरे ये तो ठंड में खाने वाले ताजे मशरूम हैं, हम इसे आराम से पका कर खा सकते हैं। चलो फिर तो खाने का जुगाड़ भी हो गया। अब जब तक हमारे पास खाने का कोई दूसरा साधन नहीं है तब तक हम इसी मशरूम को पका कर खाएंगे। अब पांचों ही बहू मिट्टी के बड़े बड़े चट्टान को तोड़कर अपने लिए 2 मंजिल का घर बनाती हैं। फिर वो पांचों घर के बाहर चकोर मिट्टी का चूल्हा बनाती हैं, जिसके बाद पांचों ही बहू अपने 2 मंजिले मिट्टी के घर से सटा हुआ मिट्टियों से लंबी सीढ़ियां बनाती हैं, जिन सीढ़ियों से चढ़कर वो ऊपरी सतह पर आसानी से आ सकती थी। सारी रात की कड़ी मेहनत से पांचों बहू अपने मिट्टी का घर बनाकर तैयार कर लेती हैं। अरे घर तो काफी मजबूत है और गर्म भी है। अब जब तक कोई हमें दूसरा घर नहीं बना लेते तब तक हम यहीं रहेंगे। हाँ सही कहा। और मैं क्या सोच रही थी कि कल सुबह अपने टूटे घर के ओर जाएंगे और देखेंगे कि कौन सी चीज सही सलामत है और कौन सी नष्ट हो गई है। तब तक चलो हम आराम कर लेते हैं। अब पूरा परिवार मिट्टी के जमीन पर सोकर अपनी रात काटता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें मिट्टी के जमीन पर एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगती है। अरे अभी तक तो यहाँ ठंड कम लग रही थी, पर जमीन पर लेटते ही शरीर ठंड से अकड़ रहा है। हाँ इसलिए क्योंकि रात को मिट्टी नमी छोड़ती है, जिस वजह से ये जमीन अंदर से गीली हो रही है और हमें ठंड लग रही है। अब एक एक करके पूरा परिवार ठंड से उठकर बैठ जाता है। अब तो इस अंडरग्राउंड मिट्टी के घर में भी ठंड लग रही है। लगता है तापमान बहुत ज्यादा गिर गया है ठंड का। अब ठंड से परेशान होकर पांचों बहू सीढ़ियों के सहारे ऊपरी सतह पर आती हैं और आसपास से लकड़ियां चुनती हैं और 1 से 2 पत्थर उठाकर वो अपनी मिट्टी के घर में आती हैं और पत्थर को रगड़ रगड़ कर वो पांचों सूखी लकड़ियों में आग लगाती हैं, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। अगले दिन सुबह गीता अपनी बहू के साथ टूटे हुए घर में आती है, जहाँ पीतल के अनाज के कनस्तर वैसे ही पड़े होते हैं। माँ जी, चावल दाल गेहूं जो कि पीतल के कनस्तर में थे सब सही सलामत है। बाकी कुछ बर्तन ठीक है तो कुछ बर्तन टूट गए हैं। अब पांचों बहू सही सामान की मोटरी बनाकर उन्हें सिर पर उठाकर अपनी सास के साथ अपनी मिट्टी के घर में आती हैं। माँ जी, कल हमने जमीन पर मशरूम उगे हुए देखे थे। मैं वो मशरूम तोड़कर अभी खाने के लिए बना लेती हूँ। हाँ बहू बना लो। अब एक बहू मशरूम तोड़ती है, दूसरी बहू आटा गूंथती है, तीसरी बहू चूल्हे में लकड़ियों को सुलगाती है। तभी स्नेहा, सब कुछ तो है पर पानी तो है ही नहीं। चलो स्नेहा देख कर आते हैं, इतने बड़े जंगल में कहीं तो पानी का झील बहता ही होगा। अब अपने हाथों में खाली बाल्टी लेकर स्नेहा और अदिति जंगल में भटकती हैं। आसपास काफी तेज ठंडी हवा चल रही होती है। अब काफी दूर चलने के बाद उन्हें सुंदर पानी की झील नजर आती है। देख स्नेहा, मैंने कहा था ना कि कहीं ना कहीं जंगल में पानी का झील भी होगा ही। चलो अब पानी का भी जुगाड़ हो गया, अब फटाफट पानी लेकर चलते हैं। अब दोनों ही बहू पानी लेकर अपने मिट्टी के घर में आती हैं, जिसके बाद पांचों बहू मिलकर मशरूम की सब्जी और रोटी बनाती हैं और सबको खिलाती हैं। खाना खाती हुई गीता, बहू मेरे बेटों का फोन आया या तुमने उन्हें कोई फोन किया? माँ जी, हम पांचों ने अपने नंबर से अपने अपने पति को फोन ट्राई किया है, लेकिन किसी का फोन नहीं लग रहा। रुकिए दोबारा करते हैं। अब पांचों ही पत्नी अपने पति को फोन करती हैं, लेकिन उनका फोन नहीं लगता। माँ जी, शायद इस अंडरग्राउंड जमीन के अंदर फोन नहीं लग रहा। कल सुबह एक बार बाहर जाकर ट्राई करूंगी। अब खाना खाने के बाद पांचों बहू चूल्हे की आग को घर के अंदर लाती हैं और सभी लोग जमीन पर सोकर रात की नींद लेते हैं। अब इसी तरह पांचों बहू अपने सास ससुर के साथ उस मिट्टी के घर में रह रही थी। तभी कुछ दिन बाद जागृति देखती है कि चूल्हे के पास कुछ सुनहरे पौधे उगे हुए हैं। स्नेहा, ईशा, राधिका, अदिति, यहाँ आओ। देखो यहाँ कुछ पौधे उगे हुए हैं। राधिका उस पौधों को देखकर, अरे ये पौधे तो चावल और दाल के हैं। मेरे पिताजी अनाज की खेती करते थे। मुझे ज्ञात है कि चावल दाल के पौधे ऐसे ही दिखते हैं, पर ये आए कैसे? शायद ये अनाज के दाने यहाँ पर तब गिरे होंगे जब मैं यहाँ खाना बना रही थी। मैंने तो नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इस मिट्टी पर वो अनाज के दाने पौधे का रूप ले चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि ये जमीन की मिट्टी उपजाऊ है।
खुशबू भी देखो कितनी प्यारी आ रही है। क्यों ना हम लोग जुगाड़ लगाकर अपने इस मिट्टी के घर के सामने चावल और दाल की खेती करें। अब तीन बहू मिलकर अपनी मिट्टी के घर के सामने कुदाल से मिट्टी खोद खोद कर मिट्टी की अनेकों क्यारियां बनाती हैं। इसके बाद दो बहू बाल्टी लेकर मिट्टी को सीढ़ियों से ऊपरी सतह पर आकर जंगल में बहुत सुनहरी झील से पानी भरकर लेकर आती हैं और जमीन में अनाज के दाने दबाकर उसके ऊपर पानी का छिड़काव करती हैं। अरे तुम पांचों बहू क्या कर रही हो? माँ जी, जमीन पर खाना बनाने के दौरान अनाज के कुछ दाने गिर गए थे और वो दाने अंकुरित होकर पौधों का रूप ले रहे थे, जिसे देखकर हमें अनाज की खेती करने का जुगाड़ आया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बहू। अब पांचों ही बहू मिट्टी के अंदर गेहूं, दाल, चावल बोती हैं और उनकी अच्छे से सिंचाई करती हैं। 1 से 2 हफ्ते में वो अनाज सुनहरे पौधे में तब्दील हो जाते हैं। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं। और इसी तरह एक दिन पांचों बहू को अपने मिट्टी के घर से सड़ी सब्जियों की बदबू आती है। वो अपने मिट्टी के घर को चारों तरफ से तलाशने लगती हैं। घर में तो ऐसा कुछ नहीं है जो सड़ा हो, फिर ये बदबू कहाँ से आ रही है? ये जमीन बहुत लंबी चौड़ी है, चलो बाहर निकल कर देखते हैं। अब पांचों ही बहू चारों तरफ उस बदबू की खोज करने लगती हैं। फिर वो पांचों बदबू को सूंघते सूंघते ऐसी जगह जाती हैं जहां ढेर सारी सड़ी गली सब्जियां फेंकी हुई होती हैं और उनमें से बदबू आ रही होती है। पांचों बहू अपने नाक को बंद करके, जी, ये बदबू यहाँ से आ रही है। ये पोर्शन कितना गंदा हो रहा है, लोग ऊपर से बेमतलब का कचरा यहाँ फेंकते हैं। अब पांचों ही बहू का उन सड़ी गली सब्जियों की बदबू से दम घुटने लगता है। लेकिन तभी स्नेहा की नजर उन सड़ी गली सब्जियों के बीच में उग रहे पौधों के ऊपर जाती है। अरे ये टमाटर, आलू, मूली, गाजर जो कि सड़ गए हैं, जिसे लोगों ने फेंक दिया था, ये तो अब जटीले हो चुके हैं। इनकी तो जड़ निकल आई है। अरे यहाँ की मिट्टी तो कुछ ज्यादा ही उपजाऊ है। ये तो सड़ी गली सब्जियां भी मिट्टी में मिलकर पौधे का रूप ले रही हैं। मुझे एक जुगाड़ आया है। क्यों ना हम इन सड़ी गली सब्जियों में से बीज निकाल कर अपने घर के आगे जहां हम अनाज की खेती कर रहे हैं वहीं सब्जियों की भी खेती करें और इन्हीं सड़ी गली सब्जियों का फर्टिलाइजर बनाकर हम अपने खेत में डालें। हाँ राधिका, ये जुगाड़ बहुत अच्छा है, हम सबको ऐसा करना चाहिए। अब पांचों बहू टमाटर, बैंगन, भिंडी, शिमला मिर्च जैसी सब्जियों के बीज निकालकर अनाज की खेती के बगल में कुदाल से जमीन पर नई नई क्यारियां बनाती हैं और फिर उसके अंदर सब्जियों के बीज रोपती हैं। अनाज और सब्जियों की खेती में पानी डालती हैं। अब इसी तरह एक दिन पांचों बहू ठंड में लकड़ियां लेने के लिए ऊपरी सतह पर आती हैं, जहां लकड़ियां लेते लेते राधिका के पैरों में कांटा चुभता है। मेरा पैर! राधिका, तुम्हारे पैरों से तो खून आ रहा है। हाँ सुनो, यहाँ आसपास कहीं बेल, अरंडी या फिर नीम का पेड़ है? हाँ, वहाँ नीम का पेड़ तो है, रुको मैं लेकर आती हूँ। अब जागृति नीम तोड़कर लाती है और उस नीम को हाथ से अच्छे से क्रश करके वो उसको काफी बारीक कर देती है और फिर राधिका के पैरों पर लगाती है। राधिका, तुम्हें जड़ी बूटियों के बारे में पता है क्या? हाँ, मुझे जड़ी बूटियों की सभी औषधियाँ पता है, मेरी माँ वैद्य थी। अरे तो तुम इसकी खेती क्यों नहीं करती? हम जहाँ रहते हैं वहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ है। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। चलो यहाँ से कुछ जंगली जड़ी बूटी के पौधे ले चलते हैं। अब राधिका आंवला, एरंडी, जैतून, शीशम, तुलसी, लेमन ग्रास की टूटी फूटी टहनियों को लेकर बाजार के रास्ते से घर आ रही होती है। तभी वो देखती है कि बाजार में एक औरत फल वाले से लड़ाई कर रही है। अरे तुम तो सड़े गले फल भी इतने महंगे दाम में बेचते हो। अरे अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना इस बाजार में जो अच्छे ताजा सीजन के फल बेचता, तो मैं कभी तुम्हारे ठेले से फल खरीदने नहीं आती। अरे जाओ जाओ, इस बाजार में सिर्फ मैं ही फल बेचता हूँ और कोई नहीं, इसलिए यहाँ सिर्फ मेरे फल बिकते हैं, फिर वो फल सड़े गले हों या ताजा हों। ये सब देखकर पांचों बहू आपस में, अरे ये फल वाला कितनी दादागिरी कर रहा है ग्राहकों के साथ। वो तो करेगा ही, अकेला मालिक जो है इस बाजार के फलों का, इसके सिवा कोई फल बेचता ही नहीं है ना, इसीलिए। अरे क्यों ना हम इसकी जगह बाजार में फल बेचें, हमारी तो मिट्टी भी उपजाऊ है, वहाँ तो फल तेजी से उगेंगे। क्यों ना हम तरबूज, अंगूर, जामुन और बेर जैसे फलों की खेती करें। पर हम उनके बीज कहाँ से लाएंगे? अरे देखो, इस फल वाले ने कितने तरह के फलों को जमीन पर फेंक रखा है, शायद वो फल खराब है। चलो हम उन्हें ही उठा लेते हैं और उनके बीज को जमीन में बो देंगे। अब जागृति उस ठेले के पास गिरे हुए सड़े फलों को उठाकर अपने आंचल में रख लेती है और फिर पांचों ही बहू अपने मिट्टी के घर में आती हैं। और आज रात फिर पांचों बहू कुदाल से मिट्टी में नई नई क्यारियां बनाकर आधे में जड़ी बूटी और आधे में फलों के बीज बो देती हैं। अब क्या लगाया है बहू तुमने? माँ जी, मैंने जड़ी बूटी की खेती की है। माँ जी, मैंने चावल की खेती की है। माँ जी, मैंने दाल की खेती की है, जिसमें अरहर, मलका, मसूर, चना जैसे अनेक दाल है। माँ जी, मैंने कुछ फलों के बीज बोए हैं, जैसे अंगूर, तरबूज, अमरूद, बेर, जामुन।
और माँ जी मैंने सब्जियों की खेती की है जिसमें हर तरह की सब्जी है, बैंगन, टमाटर, शिमला मिर्च, भिंडी आदि। बाप रे, तुम पांचों बहू ने जुगाड़ लगाकर 5 तरह की खेती कर दी इस मिट्टी के जमीन पर। हमारी पांचों ही बहू बहुत मेहनती हैं। बस इनकी की गई ये खेती भी अच्छी तरीके से उग जाए। अगर ये फसल अच्छी हुई तो हम इसे बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा सकते हैं। अब पांचों बहू अपने 5 तरह के खेत की अच्छे से सिंचाई करती हैं। वो झील से पानी लाकर अपने 5 तरह के खेत में पानी डालती हैं। अब 15 से 20 दिन यूं ही गुजरते हैं और देखते ही देखते पांचों जुगाड़ू बहू की 5 तरह की खेती पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। उनके द्वारा लगाए गए अनाज, सब्जियां, फल, जड़ी बूटी जैसी फसल मिट्टी के जमीन पर लहराने लगती हैं। ये देखकर पांचों बहू, अरे देखो, हमारी हरी भरी सब्जियां जैसे गाजर, मूली, बैंगन, टमाटर, शिमला मिर्च, भिंडी कितनी तरोताजा होगी हैं। साथ ही हमारे अनाज जैसे बासमती, समा के चावल, मसूर की दाल, चने की दाल कितने अच्छे तरीके से हो गई है। और ये देखो, ये फल भी कितने तरोताजा उगे हैं। हम सबके द्वारा लगाए गए ये 5 तरह के खेत देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। माँ जी देखिए, हमारी मेहनत रंग ले आई। तभी वहां गीता और जगदीश आते हैं। हाँ बहू, तुम पांचों की मेहनत रंग लाई। पापा जी, आपने कहा था ना कि हमारी ये 5 तरह की खेती अच्छी तरह से उपज गई तो हम इसे बाजार में बेच सकेंगे। चलिए पापा जी, हम आज से अपना ये व्यापार शुरू करते हैं। हाँ पापा जी, इससे हमारी थोड़ी बहुत आमदनी भी हो जाएगी। पापा जी आप बैठिए, बाजार में सब्जी, ये अनाज, ये फल हम बेच के आते हैं। आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। अब पांचों बहू सिर पर सब्जियां, अनाज और जड़ी बूटी से तेल, सब्जी, फल लेकर गांव के बाजार में बेचने जाती हैं। आ गया बाजार में पुराने से पुराने दर्दों को मिटाने की दवा। हाँ जी, अगर आपको भी अपने पुराने दर्द जड़ से खत्म करना है तो मुझसे ये जड़ी बूटी का स्पेशल तेल खरीद कर ले जाइए। अगर आपको फ्रेश, ताजा, खिले खिले बासमती चावल खाने की आदत है तो आ जाइए मेरे पास, मैं आपको दूंगी सबसे स्पेशल बासमती राइस। आइए, बिना केमिकल, बिना पॉलिश के अरहर, मसूर, चने की दाल खरीद कर लेकर जाइए। आइए, आलू, बैंगन, मूली, टमाटर, शिमला मिर्च जैसे हरी भरी ताजा सब्जियां खरीद कर ले जाइए। ऐसी ताजा सब्जी आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर ठंड के मौसम में आपको ताजा संतरा, अमरूद, अंगूर, तरबूज, बेर खाना है तो मेरे पास आइए। ऐसे ताजा फल आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। अब कड़ाके की ठंड में पांचों बहू के ताजे फल, ताजी सब्जियां, ताजे अनार देखकर ग्राहक उनकी ओर आकर्षित होते हैं और उनके पास आकर उनका सारा सामान खरीदना शुरू करते हैं। अरे ये फल कैसे दिए, तो बहुत ताजा लग रहे हैं जी। ये मात्र 100 रुपए किलो हैं। अरे बहू, तुम्हारे चावल तो बहुत अच्छे, चावल कैसे दिए जी? ये बासमती राइस चावल तो 300 रुपए किलो है। दूसरी तरफ अदिति की सब्जी के ठेले पर, बहू तुम्हारी सब्जियां भी काफी ताजी लग रही हैं। सब्जियां कैसे दिए? सबके अलग अलग रेट हैं जी, कुछ 50 रुपए किलो हैं तो कुछ 75। अब इसी तरह ग्राहकों की भीड़ पांचों बहू के ठेले के पास लग जाती है और पहले दिन ही पांचों बहू को अच्छा मुनाफा होता है। अब बाजार से सामान बेचकर पांचों बहू अपने मिट्टी के घर में आती हैं और खुशी खुशी वो अपनी कमाई अपने सास के हाथ में देती हैं। अरे वाह, तुम पांचों को तो बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। काश मेरे बेटे भी यहीं आ जाते। अब इसी तरह पांचों बहू अपने 5 तरह के फसल को बाजार में लाकर बेचती हैं और उन्हीं पैसों से अपने सास ससुर के साथ जिंदगी व्यतीत कर रही थी। इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं, जिनके बाद विदेश से उनके पति अपने पहाड़ों के घर पर पहुंचे, जहां उन्हें उनका टूटा हुआ घर मिला। अरे तुम्हारा परिवार अब यहाँ नहीं रहता। पहाड़ी आपदा में तुम्हारा घर टूट कर बिखर गया। अब तुम्हारा परिवार जंगल की ओर जाती तंग गलियों में एक मिट्टी की सुरंग है, उसमें रह रहा है। ये सुनकर पांचों ही भाई घबराते हुए जंगल की ओर जाते हैं और उन्हें चलते चलते वो मिट्टी की सुरंग दिखती है। अब पांचों भाई सीढ़ियों से उतरते हुए मिट्टी के घर में आते हैं, जहाँ उनकी पांचों पत्नियां उनके माँ बाप के साथ बैठी होती हैं। आप लोग आ गए? आप लोग कहाँ चले गए थे? हमने कितना फोन ट्राई किया आपको, लेकिन आपने कभी जवाब ही नहीं दिया। बेटा तू कहाँ चला गया था? तुझे हमारी याद नहीं आई? माँ, हम जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी में मालिक का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद काम का सारा लोड हमारे ऊपर आ गया। हमें बात करने तक का टाइम भी नहीं मिल पाता था। हाँ माँ, लेकिन बस अब आप लोगों को ऐसे रहने की जरूरत नहीं है। चलिए हम यहाँ से चलते हैं। हाँ चलिए, बहुत बुरे दिन देख लिए आप लोगों ने, अब और नहीं। अरे रुक जा बेटा, हमने कोई बुरे दिन नहीं देखे। मेरी पांचों बहुओं ने अपने जुगाड़ और अपनी मेहनत से तेरे माँ बाप को बुरे दिन देखने ही नहीं दिए। ये देखो मेरी पांचों बहू की मेहनत। अब पांचों भाई घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि मिट्टी की जमीन पर फल, सब्जी, अनाज, जड़ी बूटी जैसी अनेक चीजें उगी हुई हैं।
देखिए, ये सब कुछ हमने अपनी मेहनत से उगाया है और अब आप बाहर पैसे कमाने नहीं जाएंगे। आप इन्हीं को बेचकर पैसे कमाएंगे और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हाँ बेटा, बहू ठीक कह रही। ये फसल इतनी अच्छी है कि ये कभी खत्म नहीं होगी। अरे बाप रे, ये सब तुम पांचों ने उगाया है? तुमने तो घर बैठे लाखों का बिजनेस खड़ा कर दिया। सही कहा, और इतनी फसल होने के बाद कोई पागल ही होगा जो बाहर जाकर काम करेगा। अब पांचों भाई अपने लाए हुए पैसों से मिट्टी के ऊपरी सतह पर अपना आलीशान घर बनवाते हैं और अपनी पत्नियों द्वारा की गई खेती से अपना कई तरह का दुकान खोल लेते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार एक साथ रहकर खुशहाल जिंदगी बिताने लगता है।